Hi everyone, welcome to Chemistry Adhyan, and today we are going to discuss about the IR spectroscopy. तो ये जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज की जाती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी? फंक्शनल ग्रुप का पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एक्चुअली जितनी भी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उनका मेन जो यूज होता है वो क्या होता है, हमारे पास कोई अननोन अगर कंपाउंड हमें दे दिया जाए तो हमें उसका कैसे हम उसका पता करें कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है तो वहाँ पर हम क्या पता कर लेते हैं, वहाँ पर हमें उसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका जो यूज होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है या एस्टर है, एल्कोहल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके बारे में कौन बताता है हमको? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे हमारे पास रेडिएशन की रेंज होती है, जैसे हमारे पास होती है यूवी होती है, विजिबल रेंज की रेडिएशन होती है, ऐसे आईआर होती है, उसके बाद माइक्रो होती है और सबसे लो एनर्जी की रेडिएशन होती है रेडियो वेव्स। तो एक्चुअली होते क्या है, यहाँ से यहाँ की ओर हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट में हमारे पास यहाँ पर क्या बढ़ता है, वेवलेंथ लैम्डा यहाँ पर को क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ की ओर क्या बढ़ता है, यहाँ की ओर एनर्जी बढ़ती है या फिर बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, न्यू बढ़ता है या फिर एनर्जी यहाँ से की ओर यहाँ की ओर बढ़ती है। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल अगर होता है उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक नया ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास E1 है और यहाँ पर E2 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये E3 है। ठीक है, तो होता क्या है, इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होता है, कुछ वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको हम ई नॉट भी मान सकते हैं, E0, E1 और ये वाला E2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनके बीच में एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल V1, V2, ऐसे इसके बीच में V3 भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पर भी होंगे V1, V2, ऐसे यहाँ पर V3। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अब एक्चुअली हमारे पास अगर माना जो रेडिएशन दे रहे हैं उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, माना हमारे पास यही फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास एक यूज होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में क्या करा दे, ट्रांजिशन करा दे। मतलब यहाँ पर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पर चले जाता है, क्योंकि यहाँ पर का गैप ज़्यादा है ना, ये एनर्जी ज़्यादा है। तो इतनी एनर्जी अगर सफिशिएंट एनर्जी है जो हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं, तब तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और जिसकी स्टडी हम करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यहाँ पर हमको कलर वगैरह किसी मॉलिक्यूल का डिटेक्ट करना होता है, तो ये सब हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पता चल जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास इतनी सफिशिएंट जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन करा सके, तो होता क्या है, जब हम यहाँ पर रेडिएशन देते हैं तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ हो सकता है। एक्चुअली इनके बीच में अभी रोटेशनल लेवल भी होते हैं, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में क्या होता है, रोटेशनल लेवल भी होते हैं, तो जिनको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बात यह है कि यहाँ पर से यहाँ तक का गैप ज़्यादा था, यहाँ से यहाँ तक का गैप ज़्यादा था, तो इसीलिए क्या हुआ, अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो जाएंगे, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलेंगे और उसको किस में पढ़ेंगे, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेडिएशन यूज की जाती है वो किसकी की जाती है, आईआर रेडिएशन यूज की जाती है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन यूज की जाती है, जिसकी एनर्जी यूवी विजिबल रेडिएशन से कम होती है। तो यहाँ पर केवल वाइब्रेशनल
ट्रांजिशन हो सकते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पर आईआर रेडिएशन का यूज किया जाता है। और जो ट्रांजिशन होते हैं वो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में होते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से होते हैं। मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसका नाम बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक की जो हमने बातें की हैं वो है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इनके बीच में क्या होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में अगर कोई भी ट्रांजिशन वगैरह होंगे तो वो जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में है, उससे क्या पता चलेगा, ये सब पता चलेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, तो अगर माना इसके अलावा अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में कुछ ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें वाइब्रेशनल के बारे में पढ़ना है। तो एक्चुअली अब हम यहाँ पर से जो बात होती है वो ये है कि एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पता करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हम पता करते हैं वो किसके बारे में पता करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मेन जो काम होता है वो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का होता है। माना हमने कोई अननोन कंपाउंड खोज दिया और हमें पता करना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हम क्या कर लेंगे, उसका आईआर स्पेक्ट्रा निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास एक बात है कि यहाँ पर हमारे पास ये कह सकते हैं कि जो आईआर रेडिएशन होती है उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकें, जो हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करवा सके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो अब जो मेन बात ये आती है कि आखिर वो कितनी रेंज की रेडिएशन होती है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम रेडिएशन यूज करते हैं वो जो यूज होती है मेनली जो प्योर आईआर होता है उसके लिए हमारे पास जो रेडिएशन यूज होती है वो होती है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लगभग 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का ये जो रेंज होती है ये प्योर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। प्योर आईआर के अंदर ये रेडिएशन होती है। और ये सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, ये होती है वेव नंबर की यूनिट। ठीक है, वेव नंबर जो होता है वो होता है क्या, वेव नंबर जो होता है म्यू बार जो होता है वो होता है क्या, 1/λ के, मतलब लैम्डा वेवलेंथ की जो यूनिट होगी, लेंथ है तो ये क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी, और इसका उल्टा है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। तो कभी बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि यूनिट क्या रखें, तो लेंथ है तो वेव लेंथ है ना, तो वेव लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, लेंथ हमेशा मीटर सेंटीमीटर इन सब में होती है। अगर इसका इनवर्स है तो इसका मतलब वो वेव नंबर की यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होती है वही मेनली हम आईआर में यूज करते हैं। ठीक है, अब वैसे अगर हम पूरा देखना चाहें तो ये जो नियर आईआर जो होती है वो होती है 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 तक का, ये क्या कहलाता है, फार आईआर रीजन। और इसके बाद बाय मिस्टेक मैंने फार आईआर लिख दिया, ये है नियर आईआर। ठीक है, ये कौन सा है, ये है नियर आईआर। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है, नियर आईआर का, जो होता है 12500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का। पहले हम प्योर आईआर का लिख लेंगे, उससे फिर पीछे और आगे करके हम यहाँ पर से ये मेन याद रखना, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का प्योर आईआर होता है, इसी का मेनली हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम वेव लेंथ देखें तो यहाँ पर 0.8 म्यू से 2.5 म्यू तक का होता है। जो मेन जो है यहाँ पर वेव लेंथ को याद करें तो 2.5 म्यू एम से 15 म्यू एम तक का जो वेव लेंथ की रेडिएशन जो होती है वो किसके अंदर आती है, प्योर आईआर के अंदर आती है। इसी के अंदर हम जो अपना आईआर डाटा लेंगे इसी रेंज की रेडिएशन, वेवलेंथ की रेडिएशन के अंदर में हम लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी होगी। अब मेन जो चीज़ आती है वो आती है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है काम कैसे करती है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो काम कैसे करती है। ठीक है, मतलब इसका मेन कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमें यहाँ पर पता करना है कि कोई भी अगर माना
बस एक्चुअली हमें यहाँ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता करना है, यानी कि किस टाइप के बॉन्ड हैं एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए एटम है और ये दूसरा बी एटम है, तो इनके बीच में बॉन्ड है, तो इसी के बारे में हमें पता करना है मेनली। तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, तो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है, तो ये सब हमें पता करना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो भी हम बॉन्ड एक्चुअली हम बनाते हैं, तो उसको बिल्कुल जैसे हमारे पास बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक स्टैटिक टाइप का नहीं होता है। तो होता है कि एक्चुअली यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो बॉन्ड बना है उनके बीच में क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का मान के चलते हैं। मतलब जैसे स्प्रिंग है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग टाइप का है। तो स्प्रिंग में क्या होता है, अगर स्प्रिंग को खींच दें तो उसको क्या कर सकते हैं, खींचते हैं और बाद में छोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी जो मेन पोजीशन होती है उसके आगे पीछे क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है कि या तो इसको खींचा जाए, खींच करके क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ तक ऐसे खींच करके ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा क्या, इसको कंप्रेस भी तो किया जा सकता है, कंप्रेस होकर के क्या किया जा सकता है, ऐसा भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होगी हमारी स्ट्रेचिंग, और ये होगी दूसरा कौन सा हो गया, कंप्रेशन हो गया। ठीक है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन। तो बोलता क्या है कि अगर माना कोई भी बॉन्ड है, माना हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड ही है, तो वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ऐसे एक ही जगह पे है, वो क्या कर रहा है, बार बार वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार ऐसे जाते रह रहा है। तो कभी क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, कभी कंप्रेस हो रहा है, कभी स्ट्रेच हो रहा है, कभी कंप्रेस हो रहा है। तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ये होता है, ये मान के चला जाता है कि जो A और B के बीच का बॉन्ड है वो स्टैटिक न होके वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब आगे पीछे ऐसे करके जाते रह रहा है। इस चीज को बोला जाता है क्या, वाइब्रेशन होना। तो एक्चुअली बॉन्ड क्या है, ऑलवेज इन वाइब्रेशन है, तो ये हमेशा वाइब्रेशन में होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर माना हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन में है, तो वहां पर क्या होता है, माना फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl में अगर वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आता है, इसके डायपोल मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो वो जहां पर भी डायपोल मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल IR एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी हम इस चीज को देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी फिलहाल बात यह है कि अगर माना कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहा है, तो वाइब्रेशन करने से क्या होता है, एक स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। मतलब जैसे अगर माना हमारे पास A और B कोई दो एटम हैं और उनके बीच में बॉन्ड है, तो वो क्या होंगे, एक फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहे होंगे, स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहे होंगे। तो होता क्या है इसमें, जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास है, माना मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर माना ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, हमने किसकी तरह कंसिडर कर लिया है, एक स्प्रिंग की तरह इसको हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और स्ट्रेच हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी ये कंप्रेस और स्ट्रेच होने से एक फ्रीक्वेंसी इसकी जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी अभी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो आगे पीछे जाने वाला जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हमारा स्ट्रेचिंग, इसको बोला जाता है क्या, स्ट्रेचिंग। इसके अलावा मॉलिक्यूल एक और टाइप का मोशन शो करता है, जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल इस टाइप से भी रोटेट करता है, जैसे हमारा पेंडुलम रोटेट कर रहा है, उस टाइप का रोटेशन भी होता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम रोटेट करता है, ऐसे दाएं बाएं जाता है, तो उस टाइप का रोटेशन भी करता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बेंडिंग। ठीक है, ये वाली तो कौन सी थी, स्ट्रेचिंग, और ये वाली बेंडिंग। माना फॉर एग्जांपल मैं अभी मान रहा हूँ 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये स्ट्रेचिंग कर रहा था और 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा था, बेंडिंग कर रहा था। तो यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर से हम एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये क्या कर रहा है, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं, ये एक लाइट का सोर्स यहाँ पर से डालते हैं। माना ये हमारे किस सैंपल के अंदर था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूवी लाइट का सोर्स यहाँ पर से डाला। तो यूवी लाइट का सोर्स जैसे यहाँ पर से जाता है, तो होता क्या है कि अब जैसे ही यूवी लाइट का जो रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा वो 4 हर्ट्ज या फिर 2 हर्ट्ज होगा, तो उस रेंज की फ्रीक्वेंसी में ये जो
ये जो यूवी रेंज की रेडिएशन भी सेम फ्रीक्वेंसी की अगर आती है तो वहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाते हैं और उस फ्रीक्वेंसी के मैच होने को बोला जाता है रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, उसी रेडिएशन को हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर से हमने शुरू में 1 हर्ट्ज की डाली तो सीधे वो चलेगी, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं की तो रेजोनेंस नहीं हुआ। अब फिर उसके बाद हमने 2 हर्ट्ज की डाली, 2 हर्ट्ज की जैसी डाली तो बेंडिंग वाली हमारी क्या करेगी, मैच करेगी। तो जैसे ही उसने मैच किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक IR स्पेक्ट्रा मिल जाएगा वहाँ पर, एक पीक हमको वहाँ पर मिल जाएगा जो कि करस्पॉन्डिंग होगा बेंडिंग यानी कि 2 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही देखो अगर माना 3 हर्ट्ज की डाली तो वो वैसे ही ट्रांसमिट कर जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसी चली जाएगी। और अगर माना फिर उसके बाद हमने क्या डाला, 4 हर्ट्ज की डाली तो वो क्या हो जाएगी, फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर जो अगर मैं बताऊँ जैसे कुछ इस टाइप का हम कर्व ड्रॉ होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम इस XY एक्सिस में लिखते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और X एक्सिस में लिखते हैं हम फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको माना मैंने कोई भी वेव नंबर के करस्पॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको वेव नंबर ना लेकर के वैसे हम वेव नंबर लेते हैं। अभी फिलहाल मैं अब समझाने के लिए आपको मैं ले रहा हूँ इसको फ्रीक्वेंसी ही ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू ले लेता हूँ। न्यू और न्यू बार लगभग बहुत चेंजमेंट नहीं होगा, एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होना है कि जैसे ही हमने देखिए लाइट सोर्स से लाइट डाली, यूवी रेंज की लाइट आई, तो यहाँ पर बाद में क्या होता है, इसके लास्ट में यहाँ पर होता है क्या, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ एक बार। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर यूवी लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है, ये सैंपल के अंदर हमारा यूवी लाइट का सोर्स जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर से अगर माना यूवी लाइट अगर जा रही है तो हम पहले क्या होगा, पहले माना 1 हर्ट्ज की यूवी लाइट इससे पास हुई तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस हो ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कौन कौन सी है, 2 हर्ट्ज की और 4 हर्ट्ज की। तो यहाँ पर परसेंटेज ट्रांसमिशन और वेव नंबर के बीच में कर्व खींचा जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेकर के चल रहा हूँ तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ट्रांसमिशन मतलब जो लाइट है वो कितनी % ट्रांसमिट होगी, यानी कि यहाँ पर डिटेक्टर के पास जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो यहाँ पर से आ जाएगी। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे हमने माना डाली पहले हमने 1 हर्ट्ज की, तो 1 हर्ट्ज की क्या होगी, टोटल 100 के 100% क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। जैसे ही 2 हर्ट्ज की डाली तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंडिंग वाइब्रेशन के साथ क्या हो गया, इसका रेजोनेंस हो गया। तो वो लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर से एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पर ट्रांसमिटेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। ट्रांसमिटेंस बहुत मतलब नीचे की तरफ कम हो जाएगा ट्रांसमिटेंस। तो हमें इस टाइप की पीक दिखेगी। ट्रांसमिटेंस कम यानी कि एब्जॉर्बेंस हो गया, यहाँ पर क्या हो रखा है, एब्जॉर्बेंस हो रखा है। अब जैसे ही फिर उसके बाद अगली हमने रेडिएशन डाली, फिर से डाली तो 3 हर्ट्ज पे फिर से कोई एब्जॉर्बेंस नहीं हुआ तो 100% ट्रांसमिशन हुआ। मतलब जैसी लाइट इससे गई वैसी की वैसी डिटेक्टर पर पहुंच गई, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अब अगली जैसे रेडिएशन हमने डाली फिर क्या होगा, फिर से हमारा 4 हर्ट्ज पे जो रेडिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कौन सा 4 हर्ट्ज पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वाला जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो क्या करेगा, इस यूवी लाइट के साथ रेजोनेंस हो करेगा। तो यहाँ पर एक और हमें पीक ऐसे नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पीक्स यहाँ पर ऐसे मिलती हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी ले रखी है लेकिन हम यहाँ पर क्या लेते हैं, वेव नंबर लेते हैं जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है, जिसकी रेंज होती है हमारी 4000 यहाँ पर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लगभग 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक की होती है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ दिखता है जो कि उल्टा टाइप, कैसे टाइप के आपने बहुत सारे कर्व देखे होंगे। तो ये एक जनरल आइडिया था, जनरल इंट्रोडक्शन था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें सिग्नल मिलता है और रेजोनेंस वगैरह क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगला जो पार्ट होगा इसके बाद हम कैसे कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, कितने टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं और कैसे हमें यहाँ पर क्या इसका सिलेक्शन रूल होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।